हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ये टॉपिक का मतलब है कि सप्लाई जो होता है ना, उसको ऐसे तो कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो चेंज हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको हर एक तरह की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। एज वेल एज ये सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा 5 मार्क का। ठीक है, 5 मार्क में ही पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरा चैप्टर इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई कौन सी चीजों की वजह से बदल सकता है। तो ऐसे देखने जाए तो दो ही फैक्टर्स है, नंबर 1 इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर 2 इज फैक्टर अदर देन प्राइस, जिसको अदर फैक्टर्स भी कहा जाता है। एक और चीज मैं बता दूं कि ये टॉपिक पढ़ने से पहले ना आप लोग को ऐसा सोचना है कि आप सप्लायर हो, आप मार्केट में चीजों को बेच रहे हो, आप सेल कर रहे हो। ठीक है, तो एक हो गया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा हो गया अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में 4 देके रखे हैं। नंबर 1 इज प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। नंबर 2 इज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 3 इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस और नंबर 4 है अदर फैक्टर्स। तो इस तरह से टोटल 4 फैक्टर्स है अदर फैक्टर्स के अंदर या फैक्टर अदर देन प्राइस में। तो ये हेड पॉइंट ना आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज हेड पॉइंट के बेसिस पे ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। अंदर आप बना के भी लिख सकते हो आपके ओन वर्ड्स के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले क्या देके रखा है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो प्राइस है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सप्लाई। मतलब कि सप्लाई जो है वो बदल सकता है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। जैसा आपको पता है अपने ने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें प्राइस की वजह से डिमांड बदलती थी। मतलब डिमांड के भी काफी सारे फैक्टर अफेक्टिंग थे और उस चैप्टर में हमने एज अ कस्टमर की तरह पढ़ा था। बट यहां पे हम लोग सोचेंगे हम कौन है, सप्लायर है, हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी चीज के सप्लाई के लिए। अब प्रोड्यूसर सेल फॉर अ प्रॉफिट। अब सीधी सी बात है, आप प्रोड्यूसर हो, आप सेलर हो, सप्लायर हो, ठीक है, आप क्यों बेचोगे मार्केट में? प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो और हर बिजनेस किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है और आप उससे बेसिस पे सप्लाई को बढ़ाते हो। चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप सेलर हो, ठीक है, आप प्याज बेचते हो, बहुत बड़े लेवल पे प्याज बेचते हो, मतलब 10-10 हजार किलो, 20-20 हजार किलो प्याज का सप्लाई करते हो मार्केट के अंदर। अब आपने प्याज खरीदी है मान लो 20 रुपए पर केजी। कितना खरीदी है? 20 रुपीज पर केजी खरीदा है। ठीक है, अब मार्केट में जो भाव चल रहा है वो मान लो बढ़ गया। मार्केट में जो प्राइस है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब प्राइस बढ़ेगी, जैसे 20 रुपए पर केजी आपने खरीदा है, ठीक है, और मार्केट में भाव क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया फॉर एग्जांपल 40 रुपए पर केजी, मतलब कि डबल हो गया। आपने खरीदा था उससे डबल प्राइस मार्केट में चल रहा है। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना, यस और नो? यस, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे। आप सोचोगे कि सर मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचूं, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ रहा है और सप्लाई आपका बढ़ जाएगा। अब मैं यहां से प्रॉफिट को हटा दूं तो हमको क्या समझ आता है कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है। और इसका अपोजिट भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने 20 रुपए पर केजी खरीदा है, ठीक है, और प्राइस हो गई मार्केट में, ये पहले वाली प्राइस थी, अब मान लो प्राइस हो गई मार्केट में 22 रुपीज पर केजी, मतलब प्राइस जो है वो कम हो गई, बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है आपका। ठीक है, पहले के मुकाबले प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है ना वो कम हो गई है और प्रॉफिट कम हो जाता है तो आप क्या बेचोगे? नहीं, मार्केट में आपका सप्लाई कम हो जाएगा, बेचोगे बट थोड़ा बहुत। ठीक है, आप वेट करोगे प्राइस बढ़ने का। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है ना तो सप्लायर उसके सप्लाई को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और जब कोई प्रोडक्ट की प्राइस सस्ती हो जाती है तो सप्लाई क्या करता है, सप्लायर जो है यानी कि आप जो हो वो क्या करोगे, सप्लाई को कम कर दोगे। इसके पीछे का रीजन एक ही है और वो क्या है,
प्रॉफिट। बोलो समझ में आया? और ये मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल भी दिया जिससे आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड इट्स सप्लाई। देख सकते हो आप लोग, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, तो इसको ना पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाता है। आपको पता है, अपने ने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि प्राइस बढ़ती थी डिमांड वाले चैप्टर में डिमांड कम होती थी और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती थी, पर उसको इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप कहा जाता है। बट यहां पे कैसी है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं या तो दोनों कम हो रहे हैं, प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप हम लोग कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नंबर बी अदर फैक्टर्स या फैक्टर अदर देन प्राइस। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच लॉन्च किया है, न्यू बैच, जिसके अंदर हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, जहां पे रेगुलर बेसिस पे मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास होते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे। वहां पे आप लोग टेस्ट सीरीज है वो भी दे सकते हो, 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इस पूरे कोर्स की प्राइस है 2999। जल्द से जल्द आप सभी लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाते हैं। कल्पेश सर जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे आपको, हेमल सर जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, मैं आपको इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। सच बता रहा हूं, अभी तक की सबसे बेस्ट बैच पूरे यूट्यूब पे, या हम लोग कहेंगे जीएसईबी बोर्ड के लिए हमारी एक ऐसी बैच है जहां पे प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है। और एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हो, वहां से सारी डिटेल्स लेना चाहते हो, तो www.ugt.co.in हमारी वेबसाइट का नाम है, और यहां पे सर्च कर लेना आप लोग गूगल पे जाके, तो आपको मिल जाएगी। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है, और अगर आपके पास आईफोन है तो वहां पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा फोन नंबर है 7202012221। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैक्टर्स अदर देन प्राइस। देखो फैक्टर्स अदर देन प्राइस में भी 4 पॉइंट है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या देके रखा है? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा, एक सिंपल चीज समझाता हूं। जैसे मान लो ये प्रोडक्शन कर रहा हूं, ये पेन का, ठीक है, या मैं एक घड़ी का प्रोडक्शन कर रहा हूं या चश्मे का प्रोडक्शन कर रहा हूं। जब भी हम कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो क्या उसको प्रोडक्शन करने का खर्चा होता है या नहीं? ये बताओ मुझे। हाँ, होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के खर्चे देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे, अगर मेरे पास खुद की जगह नहीं है तो मेरे को रेंट पे करना पड़ता है, मेरे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी, वेजिस देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है, या तो फिर हम लोग कहेंगे ऐसे काफी सारे खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है, या वाटर का खर्चा मतलब वाटर सप्लाई का बिल, या तो फिर लाइट बिल, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा, ठीक है। ये सारे खर्चे जो है ना उसको हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन करते वक्त खर्चे निकले हैं इसलिए इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहेंगे। तो सप्लाई जो है ना वो चेंज होता है प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से। अगर मेरा प्रोडक्शन यानी कि इस पेन को बनाने का खर्चा बदलता है ना, तो उसके बेसिस पे मेरा सप्लाई भी होगा, वो क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बढ़िया तरीके से समझाता हूं। अब यहाँ पे कौन से खर्चे आते हैं, तो जैसे रेंट पे टू द ओनर ऑफ द लैंड, या वेजेस दिया है हमने लेबर्स को, ये सब डिक्रीज हो जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है। ये पेन जो है मान लो कि 30 रुपए की है, 30 रुपीज की ये पेन है, ठीक है। अब इसको बनाने का खर्चा है, इसका रॉ प्लास्टिक है तो रॉ मटेरियल का खर्चा, ठीक है, सारा होता है। फिर जहां पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका रेंट, ये इसको बनाने में बहुत सारा खर्चा होता है, ठीक है। अब मान लो कि एक पेन बनाने के पीछे ये पेन मार्केट में 30 रुपीज में बिकती है, ठीक है। और मान लो पहले मेरा खर्चा होता था 25 रुपए जैसा, प्रॉफिट कम था, बट अब मेरा खर्चा कम हो गया है, ठीक है। वॉट एवर द रीजन, मैंने खुद की जगह ले लिया, कुछ भी है, मेरा खर्चा बनाने का कम हो गया है। पहले 25 था, अब मान लो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो गया है? मैं इसको कहूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, मतलब कि 15 रुपए में बनती है ये पेन, ठीक है, 15 रुपए में बनती है और 30 रुपए में मैं बेचता हूं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया। तो आपको पता है प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है ना, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, 15 रुपए की
पेन मेरे को बन रही है, कॉस्ट है उसका, और 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ गया ना, जितने की कॉस्ट है उतना का उतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और मार्केट में 30 रुपए की बिक रही है और लोग खरीद भी रहे हैं, तो मेरा इसको बनाने का खर्चा क्या हो गया, कम हो गया। अब खर्चा कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है मैं क्या करूंगा, मार्केट में ज्यादा बेचूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे बेचने का कारण एक ही है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम हो जाता है ना, प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट की वजह से क्या बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां पे नहीं लिखते, थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख लेता हूं मैं। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ने से क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? मतलब आपको इन शॉर्ट ये समझना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां पे मैं सर्कल भी कर लेता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ने से मेरा जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? और यहाँ पे यही चीज दी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, प्रॉफिट इंक्रीजेस। देखो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, प्रॉफिट इंक्रीजेस इफ द प्राइस रिमेन अनचेंज। हाँ, प्राइस बदल नहीं रही है, प्राइस वही की वही है। Hence the seller is willing to sell greater amounts, और जिसकी वजह से वो ज्यादा सप्लाई मार्केट में करेगा। बोलो क्लियर हो गया? और उसकी वजह से सप्लाई क्या होगा, एक्सपांड होगा व्हेन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉल। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहो, जब वो फॉल होता है तो सप्लाई एक्सपांड होता है। एक्सपांड को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीज होना, बढ़ना। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट है इसका अपोजिट सिचुएशन। अगर सोचो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, ये पेन मैं 30 रुपए में मार्केट में बेच रहा हूं, इसको बनाने का जो खर्चा है वो होगा 25 रुपए, 25 रुपीज इसका बनाने का खर्चा हुआ, तो यहां पे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। चलो यहां लिख लेता हूं मैं एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। अब 5 रुपए ही प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये पेन कितने में बन रही है, 25 रुपए में, बिक रही है 30 में, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और सीधी सी बात है, आपको पता है अगर मान लो सप्लायर का प्रॉफिट कम होता है ना, तो अंदर से बेचने का मोटिवेशन ही नहीं आता, विलिंगनेस ही नहीं आती, तो जिसकी वजह से मैं क्या करूंगा, मार्केट में अपने सप्लाई को कम कर दूंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीधा कनेक्शन किसके साथ है, सप्लाई के साथ है। कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, इस पेन को बनाने का खर्चा बढ़ गया, तो मेरा जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके पीछे का कारण एक ही चीज है, प्रॉफिट। ठीक है, और यहां पे भी यही दिया है कि इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, अगर वो बड़ा है, देन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, कम होने को कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जा रहा है इस वजह से। बोलो क्लियर हुआ? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो सप्लाई है वो चेंज होता है। तो हमने पहला जो है फैक्टर अदर देन प्राइस या अदर फैक्टर क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नंबर 2, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, पता है आपको लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है सप्लाई पे। कैसे? अगर मान लो मेरे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो मेरा टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेगा। सीधी सी बात है, टाइम, मनी, एफर्ट्स, हर एक चीज बचेगा। ठीक है, और अगर मान लो ग्रेटर अमाउंट्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स मैं चाहता हूं, ठीक है, और वो भी कम कॉस्ट में, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू। और अगर इफ मार्केट प्राइस डज नॉट फॉल, देन प्रॉफिट इंक्रीजेस एंड सेलर आर विलिंग टू सेल मोर, सप्लाई एक्सपांड। देखो यहां पे मैं लिख के बताता हूं, अगर मान लो आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब बढ़िया तरीके की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका बनाने का खर्चा कम होगा, टाइम बचेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। पता है आपको, जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप सप्लाई को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, है ना। सीधी सी बात है। और अगर मान लो इसका अपोजिट ले सके, ठीक है, अब आगे ये भी देके रखा है कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जो जिनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे चाइना का एग्जांपल दे, चाइना के पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट, कम प्राइस भी रखते हैं और ज्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका सप्लाई जो है वो ज्यादा होता है, और कम कॉस्ट में वो लोग ज्यादा सप्लाई करते हैं। सीधी सी बात है, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ना, तो कोई भी चीज का बनाने का खर्चा कम हो जाता है। अभी मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा ना, जिससे पूरा कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर मान लो आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, किसी पीटी खर्चा दे रही है, बार बार उसके पुर्जों पे खर्चा करना पड़ रहा है, पार्ट्स जो है वो खराब हो जा रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो मैं अपनी एक जेरोक्स की शॉप लेके बैठा हूं।
आप भी एक जेरोक्स की शॉप लेके बैठे हो, दोनों के बाजू बाजू में जेरोक्स की शॉप है, मतलब आपको पता ही होगा जहां पे प्रिंट जेरोक्स वो सब किया जाता है। अब मान लो मेरी दुकान है ना, उसके अंदर पुराने मशीन्स है, ठीक है, 10-15 साल पुराने, धीमे धीमे चलते हैं, ठीक है, पेज पर मिनट जिसको पीपीएम कहते हैं। मान लो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 पेज ही निकलते हैं मेरे मशीन से, और एग्जैक्ट मेरे बाजू में आपकी दुकान है, आपने सारे लेटेस्ट मशीन लाए, फटाफट प्रिंट निकलती है, ठीक है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर आपकी 40 प्रिंट निकलती है। तो अब सिंपल बताओ कि सप्लाई कौन ज्यादा करेगा मार्केट में? आप करोगे ना, क्योंकि 1 मिनट में 40 प्रिंट और मेरी 1 मिनट में सिर्फ 5 प्रिंट। तो अगर कस्टमर मेरे यहाँ पे आता है तो क्या होगा, कंटाल जाएगा कि भाई कितना टाइम लगा रहे हो प्रिंट लग करने में, और आपके यहाँ आएगा तो तुरंत तुरंत हो जाएगा, और नवा मशीन है तो खराब भी नहीं होगा और कम खर्चे में भी आपकी प्रिंट निकल जाएगी। और मेरा पुराना मशीन है, खर्चे पे खर्चा दिया जाएगा, कुछ भी खराब हो जाएगा मेरे को बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि नई टेक्नोलॉजी आपके दुकान में तो आपका सप्लाई ज्यादा होगा, पर मेरी दुकान में पुरानी टेक्नोलॉजी है तो मेरा सप्लाई क्या होगा, कम होगा मार्केट में। तो सिंपल रिलेशन है, और सीधा रिलेशन करता है प्रॉफिट से भी, क्योंकि आपके पास नया मशीन था तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, जल्दी ज्यादा बेच पाओगे, ठीक है, मार्केट में। और मेरे पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो मैं जल्दी बेच नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है, प्रॉफिट कम होगा, खर्चे बहुत हो रहे हैं, तो सप्लाई भी क्या होता है मार्केट में, कम हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ? तो मैंने बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी हमारे प्रोडक्ट के सप्लाई को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आप अपना सोचो, मैं मेरी तरीके से सोचता हूं, हम लोग सप्लायर है, मार्केट में हम लोग बेचते हैं, ठीक है। अब मेरे को ऐसा पता चलता है कि फ्यूचर के अंदर, क्या कहा कि फ्यूचर के अंदर मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। अब सीधी सी बात है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो मैं मेरे करंट सप्लाई को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। समझ आया? मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, जैसे दिवाली आ रही है, ठीक है, तो दिवाली के टाइम पे क्या होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में, मतलब दिवाली के टाइम पे प्राइस बढ़ जाएगी, और ऐसा लग रहा है प्राइस बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो करंट सप्लाई है ना वो मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, और मैं स्टॉक बना के रख दूंगा उसको, ठीक है, कि आने वाले टाइम में मैं उसको क्या करूंगा, बेचूंगा। समझ आया ना क्या हुआ यहाँ पे, कि फ्यूचर प्राइस बढ़ने से मेरा करंट सप्लाई है वो क्या हो गया, कम हो गया। और अगर मान लो मेरे को ऐसा पता चलता है कि अभी मैं जो बेच रहा हूं ना वो अच्छी प्राइस आ रही है, फ्यूचर में उसकी प्राइस और ज्यादा सस्ती हो जाएगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी मेरे सप्लाई को बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, आने वाले टाइम में क्या पता प्रॉफिट ना भी मिले, तो मैं क्या करूंगा, अपने करंट सप्लाई को बढ़ा दूंगा। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारे करंट सप्लाई में अफेक्ट होता है। एंड इफ द सेलर स्पेक्यूलेट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू राइज फ्यूचर देन दे विल कॉन्ट्रैक्ट द सप्लाई। सीधा सी बात है कि जब उसको ऐसा लगता है कि जो प्राइस है ना वो फ्यूचर में क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसका जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है। एंड इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड टू बिल्ड स्टॉक फॉर द फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। और प्रेजेंट टाइम में इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, स्टॉक बना देगा, ठीक है, मतलब कि स्टॉक मेंटेन करेगा, स्टॉक बढ़ाएगा, ठीक है, या तो स्टॉक बढ़ाएगा क्योंकि आने वाले टाइम में प्रॉफिट बढ़ेगा तब वो सप्लाई को बढ़ाएगा। और इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन में वो क्या करता है, स्टॉक क्लियरेंस करता है। स्टॉक क्लियरेंस क्यों? क्योंकि मार्केट में चाहे उतना बेच देगा, क्योंकि अभी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, फ्यूचर में उसको प्रॉफिट ना भी मिले। बोलो क्लियर हो गया? तो यही पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस जो हमारे सप्लाई को अफेक्ट करता है। बोलो क्लियर? चलो लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अदर फैक्टर्स। तो देखो सप्लाई तब बढ़ता है जब कुछ और अदर फैक्टर्स फेवर में चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मार्केट के अंदर फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट्स को वो बढ़ जाती है, मतलब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं, तो मार्केट में सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लो मार्केट में मैं और 2-3 लोग ही थे, ठीक है, इतने ही लोग बेच रहे थे, अब मान लो दूसरे 5 लोग और आ गए, 5 और सेलर्स आ गए मार्केट में, तो मार्केट सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री में, मतलब कि एक ही सरकार है कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया में बीजेपी है,
ठीक है। तो बीजेपी होने से फायदा ये है कि मार्केट सप्लाई बढ़ता है, बिजनेस बढ़ते हैं। अगर मान लो बार बार सरकार बदलती रहती है ना, तो उससे कंट्री को नुकसान होता है क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है। फिर नेचुरल कंडीशन अच्छी है, कोई अर्थक्वेक नहीं है, कोई फ्लड वगैरह नहीं है, तो उस टाइम पे सप्लाई बढ़ता है। एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, अच्छी लीगल सिस्टम है, तो हमारा सप्लाई बढ़ता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो ओनर्स है, वर्कर्स है, उनके बीच में अच्छे हैं, ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटीज अच्छे से हो रही है, तो ये सारी सिचुएशन में सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगर मान लो ये सारी सिचुएशन विपरीत हुई, तो कंट्री में बार बार सरकारें बदल रही है, तो क्या होगा, एक सरकार आएगी जो ये रूल लगाएगी, दूसरी सरकार आएगी वो ये रूल लगाएगी, सारे बिजनेस की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अगर ये सारे सिचुएशंस अगर अपोजिट हो गए, ठीक है, खिलाफ हो गए, तो क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। जब ये सारे अगेंस्ट हो जाएंगे फैक्टर्स, तब बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से टोटल दो फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, एक प्राइस और नंबर 2 है फैक्टर अदर देन प्राइस, जिसमें हमने टोटल 4 पढ़े। नंबर 1 प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी कॉस्ट, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा पढ़ा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, और चौथा पढ़ा अदर फैक्टर्स। बोलो क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, दैट मीन्स आपका 5 मार्क पक्का, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।